हेलो फ्रेंड्स आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं यूनिट 3। लेक्चर 1 है इसका और टॉपिक हम देखेंगे। और यूनिट 3 का जो नाम है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1773 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों के द्वारा जितने भी प्रशासनिक सुधार किए गए या जिस तरीका के भी वो एक्ट लेकर के आए, हम उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और दूसरी बात एक और है कि इसी लेक्चर के साथ, यूं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है, लेकिन इसी लेक्चर के साथ में आपकी पॉलिटी प्रारंभ हो जाती है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। यहां से आपका राजनीति विज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो भी प्रारंभ हो जाता है। जैसा ही आप लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरीका के कुछ प्रशासनिक सुधार दिखेंगे, जिसमें चाहे तो वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, जो भी इस तरीका के एक्ट लेकर के आए वो सारे आपको 1947 तक आपको सारे एक्ट वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन वो जिस तरीका से दिए गए हैं किताब के अंदर, एक तो मैंने जैसा आपको बताया है कि जो टॉपिक है वो एक किताब से कवर नहीं होने वाले। अगर आप वास्तव में चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना अभी 2024 में, तो वो इससे क्रैक होने वाले नहीं। लेकिन हाँ, बेस आपको यहीं से बनाना पड़ेगा। आप जब इसे पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखना है, लक्ष्मीकांत रख लेना आप, और आपको जो एनसीईआरटी बेसिक बुक जो है वो एनसीईआरटी के रूप में लेकर के आपको चलना है, ठीक है। और अब वो समय आ चुका है, मैं ऑलरेडी आपको ये सारी बातें कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स करा चुका हूं, जिनका एक आपको एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक समझ जो होती है सब एक विषय को समझने के लिए, वो मैं आपको करा चुका हूँ। अब वो समय आ चुका है कि अब आप शुरू हो जाएं। आपके पास में किताब होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होंगी, आपके पास में ये एनसीईआरटी होंगी। नहीं है तो आप जाकर के वेबसाइट से उन्हें डाउनलोड करें डिजिटली, या फिर आपके पास में हार्ड कॉपी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आप अब पढ़ना प्रारंभ कर दें, अब शुरू कर दें आप इन्हें पढ़ना, क्योंकि अब हमारा जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न हिस्ट्री हमने प्रारंभ किया। अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेसिक है वो हम करा चुके हैं। अब आपको किताब जो है वो ले लेना है, और जैसे मैं टॉपिक करा रहा हूं उनके साथ साथ मेरे साथ आपको पढ़ करके चलना है। अब आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ में यहां आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लेक्चर है या ये पूरा जो यूनिट है, ये यूनिट नंबर जो 3 है, ये आपको एक और मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरी ओर आपको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये दिखेगा। यानी कि यहां से हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे और प्रारंभ हम हो जाएंगे। अब यहां से क्या होगा, यहां ये दोनों मिलते हैं और यहां से ये दोनों जो विषय हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, अब ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल के चलेंगे। ये चलते रहेंगे साथ ही साथ में, हम दोनों लेक्चर आपको साथ साथ लेकर चलेंगे। एक लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री पर लेकर के आएंगे और एक लेक्चर हम पॉलिटिकल साइंस पर लेकर के आएंगे, और साथ साथ आप देखेंगे आने वाले 1-1.5 महीना में हम ये सारा कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो इसे लेकर के टारगेट है वो 1-1.5 महीना का है कि भाई 1-1.5 महीना में ये हम खत्म करें, क्योंकि अब मैं स्पीड से चलने वाला हूं। अभी तक जो मैंने आपको बेस कराया है, अब वो आप समझ चुके होंगे, मैं क्या चाहता हूं ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अब मुझे समस्या आने वाली है नहीं कि वो जो मैं स्लो स्पीड से जो चल रहा था, अब वो उससे चलने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे अपने एक अलग पेस पर। तो यहां से आप, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जो कि आपको बनाने चाहिए, तो आप इसका यूनिट, यानी कि ये यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसका पॉलिटिकल साइंस का, और अगर आप ये देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, इसका यूनिट 3 है, दोनों का सेम रखेंगे। अब यहां से अपना अलग अलग लेक्चर लेकर के चलेंगे, तो आप इन दोनों को एक साथ यहां पे कंबाइन कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। पॉलिटिकल साइंस और जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों आप ऐसे लेकर के चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं, और अब प्रारंभ करते हैं कि क्या वास्तव में जो 1773 से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं, यानी कि 1947 का भारत को क्या किया गया था, स्वतंत्र किया गया था। 1947 का एक्ट आया था, और वो एक्ट जब तक आया तब तक जितने भी एक्ट आए हैं हम उनको देखेंगे, क्या वास्तव में वो प्रशासनिक सुधार थे या फिर कुछ और थे। क्यों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि साम्राज्यवाद जो होता है
उसका विनाश उसकी टूंडी के अंदर होता है, नाभि, जानते हैं ना, नाभि के अंदर होता है। क्योंकि अगर वो विकास करेंगे, अगर वो विकास वास्तव में करते हैं तो क्या होगा कि जो देश उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है उस देश के लोग क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, वो लोगों के पास भी स्किल आ जाएगी, वो लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। अगर वो ये कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास में उस तरीका के संसाधन नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हम बोलते हैं, मानव संसाधन, उस तरीका के कैपेबिलिटी के लोग नहीं होंगे। वो अपने मूल देश से इतने लोग लाएंगे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक तरीका से आप देखें, अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ था कि उनके पास में इतने लोग थे ही नहीं अपने मूल देश से कि वो यहाँ लाते और उनको इम्प्लांट करते, नहीं थे। अब उनको यहाँ के लोगों को शिक्षित करना। अब जब यहाँ के लोग शिक्षित होते हैं तो मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया है, आप यूनिट 1 में ही मैंने ये सब क्लियर करा दिया है कि यहाँ से दो तरीका के लोग थे, जो यहाँ पर शिक्षित हुए और जो ब्रिटेन में जाकर के शिक्षित हुए। पढ़े लिखे कहाँ पर थे, आप पूरी लीडरशिप देखोगे आप, जिन्हें हम नरम दल के नेता बोलते थे, और उनमें से कुछ गरम दल के नेता भी कहाँ के पढ़े हुए थे, सारे सब बिलायत के पढ़े हुए थे, इंग्लैंड से, है ना वो वहीं से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की और वो उनके मूल देश में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वहां के लोगों को यहाँ के जो लोग हैं उनसे ज्यादा आजादी है, ये लोग दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, ये उन्हें इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। तो इसको आकर के उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, विरोध करना प्रारंभ किया। तो इनका क्या होगा, दुहेरी यानी कि दुधारी तलवार हो गया। अब इसको देखते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, मैंने आपकी जो सोच है वो फ्री छोड़ी हुई है कि आप राष्ट्रवादी चिंतक के तरीका से चलते हैं या फिर आप साम्राज्यवादी जो हैं उनके तरीका से आप सब चलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस विचार को मानते हैं। लेकिन आप जितना भी बुक इंडिया के अंदर देखेंगे, इतिहास पे लिखा हुआ बुक, हिस्ट्री का जो बुक है, वो किस पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, वो साम्यवादी लोगों के द्वारा लिखा हुआ। और ये कोई मैं ऐसा नहीं है, आप जाकर के इसे सर्च करें, गूगल से सर्च करें और देखें, ये जो पूरा इतिहास है वो किसने लिखा है, वो साम्यवादी लोगों ने लिखा है, साम्यवादी ने लिखा है। और ये जो साम्यवादी है, मैंने आपको जैसा बताया है, इनके अंदर एक अलग टाइप की चुल है, अलग टाइप का इनके अंदर एक टेम्परामेंट है इनका, समझ गए। ये जो है वो भारत की जो संस्कृति है और समाज है उससे बिल्कुल कटे हुए लोग हैं, पूरी तरीका से कटे हुए लोग हैं। और ये अपने तरीका से देखेंगे इस इतिहास को। इनको क्या चाहिए, मैंने जैसा आपको बताया है कि भारत के अंदर एक बड़ी समस्या है कि जब तक विदेशों से एक आपको उसका प्रमाण ना मिल जाए, प्रमाणिकता जो है वो पश्चिम करेगा। अगर पश्चिम से हो गई तो समझना कि बस ये इंटेलेक्चुअल है। तो इस तरीका से आप देखेंगे कि आपको जो दोनों दृष्टिकोण मैंने बताए हैं, किताब के अंदर भी मैंने बता दिया आपको, जो साम्यवादी दृष्टिकोण है, यानी कि एक तरीका से जो कंपनी के जो पोषक हैं वही आपको मिलेगा। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उसको लेकर के बिल्कुल भी गर्व की भावना इन लोगों के अंदर है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य कहो, कुछ भी कहो, लेकिन समस्या ये है, आज भी आप देखेंगे कि तो जो बड़ी बड़ी संस्था हैं वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। आपने द हिंदू का नाम सुना होगा, उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, लेकिन पूरी तरीका से बाइस्ड न्यूज़पेपर है, आप उसे पढ़ें। और मजे की बात है कि जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वो सेम आइडिया परोस रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया दो तरीका के विषय होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहां तो इनका कुछ चलता नहीं है। अगर पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है तो वहां ये कुछ नहीं करेंगे, वहां तो इन्हें बोलना पड़ेगा। लेकिन जहां सब्जेक्टिविटी है, जहां पर अपने विचार रखने की अनुमति है, वहां पर ये अपना जो विष है वो उगल देंगे। लेकिन ये सब्जेक्टिविटी, इतिहास एक ऐसा विषय है, मैंने जैसा कि आपको बताया है, इसके जो प्रमाण है वो तथ्य और तर्क है। तो यहां इनके लिए एक बहुत अच्छा एक विषय इनको मिल जाता है जिसके अंदर इन्होंने ये कार्य किया। मैंने आपको एनसीईआरटी का भी बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है, इसका भी मैंने जैसा आपको बताया कि इनका कार्य क्या है।
नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च और ट्रेनिंग इनका कार्य है। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे इतिहास की बुक में से कोई भी आप तथ्य निकालें और उनके पास आरटीआई जमा करें और पूछें कि इसकी प्रमाणिकता क्या है, तो ये इनका जो आरटीआई का एक ही जवाब है कि उनके पास में इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। बस इसके कि जैसे नोट पे आप लिखा देखते हैं कि मैं धारक को अमुक रुपए, यानी कि 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए और 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए देने का वचन या अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो गवर्नर है आरबीआई का, वो ऐसा बोल रहा है किसके बिहाफ पर? सरकार के बिहाफ पर, यानी कि जो सरकार है उसके बिहाफ पर वो कह रहा है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। लेकिन क्या उसके पीछे सिर्फ एक ही कार्य है? वो क्या है? ट्रस्ट। उसके पीछे एक ही संपत्ति कार्य कर रही है, क्योंकि अब गोल्ड वाला मेथड तो रहा नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जाकर के इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर देखना। अब आता है सिर्फ ट्रस्ट, क्योंकि ये है फिएट मनी, ये फिएट करेंसी है और इसके पीछे चलता है सिर्फ विश्वास। अगर सरकार आपकी स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी है, तो आपका ट्रस्ट चलेगा कि वो एक कागज के पत्र पर भी लिख के देगा कि 10,000 रुपए का ये नोट है और मैं धारक को इतने, तो वो चलेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहां मेरा बताना आपको यह था कि आप जो भी पढ़ें, लेकिन आपके पास में मैं ऑलरेडी आपको आइडियोलॉजी बता चुका हूं कि किस तरीका की आइडियोलॉजी इसके पीछे कार्य करती हैं। इतिहास लेखन में दो तरीका की जो विचारधारा है, ठीक, और जिनका समर्थन साम्यवादी, मैं बोलता हूं साम्यवादी भी उन्हीं का जो समर्थन करते हुए आपको प्रतीत होंगे, उसी विचारधारा का, क्योंकि ये जिस भी देश में है उसकी संस्कृति से कटे हुए हैं। इसे हम आजकल वॉक कल्चर भी बोलते हैं, वॉकिज्म, आपने सुना होगा इसका नाम भी, ठीक है। जहां दुनिया जा रही है इससे विपरीत दिशा में जाते हैं और इनकी पहचान यही है क्योंकि ये विपरीत दिशा में जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आपके पास ये विचार होना चाहिए कि जो इसके अंदर लिखे हुए हैं ये किस तरीका के लोगों ने लिखा है और इसकी प्रमाणिकता क्या है। लेकिन समस्या ये है, ये एनसीईआरटी कब लिखी गई थी मुझे बताइए आप, कब से कब? 2004 में एक कार्य हुआ था, यूपीए का नाम आपने सुना होगा, ये सरकार आती है यूपीए की। उसके बाद में जो लेफ्ट आइडियोलॉजी, आपको पता है यूपीए जो है यानी कांग्रेस अमुक उसका जो नाम है बोला जाता है, उसका मतलब है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी। ये लेफ्ट और राइट में आपको पढ़ाऊंगा। ये लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और जब ये आते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी उसी टाइम में लिखी जाती हैं और वहां पर ये जो है वॉकिज्म, मैंने आपको बताया कि भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति से उससे कटे हुए लोग थे ये। और ये भगत सिंह और चंद्रशेखर को भी क्या कहते थे? टेररिस्ट कहते थे। आपने पता है ये बात, टेररिस्ट लिखा हुआ था। जो ओल्ड एनसीईआरटी है आप देखेंगे उसमें, ओल्ड एनसीईआरटी जो है उनमें क्या लिखा हुआ है? भगत सिंह और इनके लिए टेररिस्ट, आतंकवादी। अब इस तरीका के लोग, और जिनमें आपको विपिन चंद्रा का नाम आपको बहुत प्रसिद्ध है, मैं इसीलिए कहता हूं कि विपिन चंद्रा को भी लोग इतिहासकार मानते हैं। तो आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उस दृष्टिकोण से आप उसे देखेंगे। अब बात यह है कि प्रमाणिकता कौन है? सिर्फ सरकार है, जो मैंने आपको फिएट करेंसी का भी बताया, कुछ के पीछे कोई नहीं, बस सिर्फ क्या है कि सरकार ऐसा मानती है और सरकार एग्जाम कंडक्ट करती है, इसीलिए हमें ये मानना है। लेकिन ये क्या है? ये प्रमाणिक नहीं। अगर प्रमाणिकता की आप बात करते हैं, जैसे 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए नहीं है, उसके पीछे ट्रस्ट है, सरकार है, सरकार ऐसा बोल रही है। इसी प्रकार से ये जो एनसीईआरटी है, इनकी जो पीछे जो इनकी सार्थकता है, जो इनकी असलियत है, या आप इनको सत्य मानते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कार्य कर रहा है, वो क्या है? सरकार। बस, ठीक है। अब आप मेरी बात को सुनेंगे और आप समझेंगे कि मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, इतिहास की ही नजर से। अभी इतिहास आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत वेबसाइट्स पर लोग पढ़ा रहे हैं, जिन्हें मैं मठाधीश कहता हूं, वो मठाधीश भी पढ़ा रहे हैं, 6-6, 7-7 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कभी अपनी भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता तो इसे 2015 से पढ़ा सकता था और इनसे बेहतर पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। कभी देखेंगे भविष्य में कि एक स्टोरी अपनी शेयर करेंगे कि ऐसी क्या वो रही कि कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये सब हमें भविष्य में ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जब करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, डरते नहीं है, और जो सत्य है उसे कहने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ओके, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप इतिहास को किस तरीका से, जो लिखा है उसे आप कैसे देखेंगे, किताबों के अंदर भी लिखा है उसे आप कैसे देखेंगे। दो विचारधारा है, और जो दूसरी विचारधारा है जिसे मैं साम्राज्यवादी विचारधारा बोलता हूं,
उसके साथ में आप साम्यवादी जो है उनको भी आप ले लेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। वो वोकिज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं, जहां उनको जगह मिलेगी। क्योंकि जो राइट विंग का मामला है, राइट विंग और लेफ्ट विंग, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। जो लेफ्ट विंग है वो आपको लेनिन, मार्क्स, इनकी विचारधारा को प्रमोट करता है। अब विचारधारा की जो बात है, मैं क्योंकि ये विषांतर हो जाएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम दबे कुचले, ठीक है, वर्ग की बात करते हैं, हम बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, और ये जो राइट विंग वाले हैं वो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। अब जो राइट विंग के लोग हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, उनमें एक ही बात का अंतर है। मैं आगे आपको स्पष्ट कर दूंगा इसे और भी जब आएगा ये टॉपिक, कि ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? दबे और कुचले गरीब लोगों की बात करेंगे। और जो राइट विंग के हैं वो बात करेंगे धर्म, संस्कृति और अपनी सभ्यता की। अभी आप इतना समझ लें, बाकी हम जब आएगा तो हम इसे कराएंगे। अब आप सुनेंगे, इसके हम पहले पृष्ठभूमि देखते हैं, इसके विषय की कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा और आप इसे सुनेंगे और आप इसका जज करेंगे इसे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मानना वही है जो लिखा हुआ है। क्यों? इसकी प्रमाणिकता के पीछे सिर्फ उतनी ही प्रमाणिक है ये जितना 100 रुपए के नोट की वैल्यू क्या 100 रुपए होती है वास्तव में, इतना ही ये प्रमाणिक है। अब देखेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से व्यापारिक कंपनी थी। मैं अभी आप जहां लिखाने की बात आएगी मैं आपको लिखा दूंगा, बस आप मेरी बातों को अभी सुनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से व्यापारिक कंपनी थी जो अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय शासकों से युद्ध या उनके प्रदेशों का अधिग्रहण कर लेती थी। ये जो लाइन लिखी हुई है कितनी सत्य है आप ये देखेंगे, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यह किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए अपने आप में एक नया कदम था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए चार्टर जारी करती थी। चार्टर, ये शब्द है चार्टर, यानी कि जिस तरीका से आपको मैंने पढ़ाया है, मुगल शासक क्या जारी करते थे? एक पत्र जारी करते थे, फरमान। क्या बोलते थे? फरमान। फरमान का मतलब क्या होता है? नो दलील नो वकील, यानी कि ना कोई वकील है ना कोई दलील है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये फरमान है, ये क्या है? नॉन डिस्प्यूटेड है। जो इन्होंने कह दिया वो कह दिया, वो मान्य है। इसी तरीका से अंग्रेज जो शासक जो है, जो ब्रिटेन के शासक वर्ग है, वो चार्टर जारी करता है। उनका इस पर एकाधिकार है। इसके बाद में कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, ठीक है। तो चार्टर जो जारी करते हैं कौन? ब्रिटिश की सरकार। और चार्टर में वो कहती है कि भाई आपको जो हमने चार्टर दिया और आप अब जाकर के जो पूर्व है, पूर्व मतलब है पूर्व की, जो आप पूरा देखेंगे मैप में तो ये पश्चिम की ओर पड़ते हैं, और अगर आप उनकी ओर से खड़े होकर के देखेंगे तो भारत जो है पूर्व की ओर पड़ेंगे। पूर्व की ओर जितने भी ये देश आते हैं, जो कॉन्टिनेंट आते हैं, वहां आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं। इस तरीका के जो चार्टर जारी कर देते हैं, और ये 1600 ईस्वी में पहली बार ये जारी करते हैं, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि वह सेना और नौसेना की भर्ती और रखरखाव कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने हेतु दंडात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ रही है बात समझ में? क्या कोई भी कंपनी, जो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश चिंतक हैं, यानी कि जो अंग्रेजों का पक्षधर चिंतक है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ कंपनी के लोग थे जिन्होंने इस तरीका के घृणित कार्य किए मानवता पर। सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां उन्होंने कॉलोनी बनाई, वहां वहां उन्होंने क्या किया? शोषण किया। और कहा कि ये तो बस कुछ चंद लोग थे, लेकिन वास्तव में उसकी सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन यह सरकार क्या दे रही है? चार्टर दे रही है। और वो कह रही है कि आप नौसेना रख सकते हैं। आप मुझे बताइए, सेना नौसेना अगर वो रखेंगे तो क्या ये शांति के लिए रखते हैं? अगर ये कहते हैं हम कि ये तो हमारी शांति के लिए, शांति सिर्फ कितनी शांति है? मतलब एक भय है ना, बस ये है शांति। समझ गए आप? तो और साथ ही साथ में इन्होंने ये चार्टर में ये भी दिया कि आप जो है अपने जो सैनिक हैं, अगर आपकी अवज्ञा वो करते हैं तो उनको दंड देने का भी जो प्रावधान और विधान हम आपको देते हैं। इसके बदले में कंपनी सरकार को 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान करेगी। कितने का? 4 लाख पाउंड। समझ गए आप? अब कंपनी जो है सरकार को कितना? 4 लाख पाउंड देगी इसके बदले। और स्थानीय शासकों से सशस्त्र संघर्ष के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जे के बाद कंपनी द्वारा मूल निवासियों के विरुद्ध कृत अत्याचार के समाचार ब्रिटेन पहुंचने लगे। समझ गए आप? आप दो लाइन टू लाइन समझना। देखो, बिटवीन द लाइन स्टडी करना। अगर आप यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं तो वर्ड आई व्यू से आप नहीं देख सकते,
छरछरी जो कहते हैं ना छिचली दृष्टि से आपको नहीं देखना, आपको बिटवीन द लाइन मीन्स समझना है, उसका मीन्स समझो, मतलब कह क्या रहा है। अब हर लाइन में आप जाकर के समझोगे, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अगर आप नए हैं, अभी आप इसी लेक्चर को देख रहे हैं, तो शुरू से लेक्चर देखना प्रारंभ करें। हिस्ट्री का पहला यूनिट पहला लेक्चर से देखकर तब यहां तक आए, आप समझ जाएंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं किस आइडियोलॉजी पर कार्य कर रहा हूं, हमारा उद्देश्य क्या है। ये है, भटकाना लटकाना मेरा उद्देश्य नहीं है। और ये आप देखेंगे व्यू भी कोई ऐसा नहीं है कि इस पर कोई लाखों में व्यू आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं, कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो सत्य है वो सत्य है, और वो आप तक पहुंचाना, दोनों दृष्टिकोण आप तक पहुंचाना, और फिर उसके बाद मानना आपको वही है जो सरकार मानती है, क्योंकि आपको एग्जाम तो सरकारी देना है, समझ गया। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए ताकि आप कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है, क्योंकि राइट विंग की गवर्नमेंट है और आगे भी रहना है, अभी आगे भी रहना है 10-15 साल, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के जो रिफॉर्म्स आए कि यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, जो मैं अभी कह रहा था कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी जो है इस माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं, वो अभी आप जो प्रश्न आ रहे हैं 2014 के बाद वाले और 2014 से पहले वाले दोनों यूपीएससी के प्रश्न पैटर्न मिला लेना, आपको समझ आ जाएगी कि ये विचार किस तरीका से कार्य करते हैं और सरकारें किस तरीका से इन्फ्लुएंस करती हैं और किस तरीका के लोग जो है संस्थाओं में बैठे हुए हैं, पता चल जाएगा आपको, है ना। उतना सीधा नहीं है जितना हम देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो स्थानीय शासकों के और बंगाल बिहार और उड़ीसा इन्होंने ये सब कैप्चर किया, तो उसके बाद में इन्होंने वहां के लोगों पर अत्याचार किया। ये जो खबरें हैं वो ब्रिटेन पहुंचने लगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, जैसे कि पहले ब्रिटेन वालों को पता नहीं है हमने किस लिए भेजे वो, ये उनकी छवि को धोने का कार्य कर रही है लाइन, आप समझते हुए चलेंगे। परिणाम स्वरूप कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की मांग हुई और यह मामला ब्रिटिश संसद के एक चयन समिति को भेजा गया और इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1773 में एक विनिमय अधिनियम पारित किया गया, जिसे को क्या बोला गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब मुझे आप बताइए, ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि विरुद्ध कृत अत्याचार, यानी कि जो लोग हैं, जो शासक वर्ग और लोगों के जो शिकायत पहुंच रही थी कि भाई ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके एवज में ये जो कानून है, क्या ये सोशल रिफॉर्म का कानून है? ये कानून सिर्फ एक ही बात का है कि जो कंपनी है जब वो यहाँ आती है और वो बंगाल बिहार उड़ीसा इनकी जो दीवानी और उनकी जो फौजदारी और ये इनके कंट्रोल में जब आ जाते हैं, रेवेन्यू इनके पास आना प्रारंभ होता है, तब इनके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। और आप जानते हैं कि जिस मूल देश से ये आती है, वहां के शासक वर्ग के अंदर भी क्या है, एक लालच जागेगा कि जितना से जितना हम इन पर लगाएं। अभी तो 4 लाख पाउंड की बात हुई थी, लेकिन वो उनका अपना मैटर है, वो सब बढ़ा भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये भी कि उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने बोल दिया वही रहेगा, नहीं, वो बदल भी सकते हैं उसे। आ गई आप समझ में? क्योंकि वो दूसरे को भी चार्टर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ही कंपनी आई थी और किसी को नहीं, कंपटीटर तो हर जगह होते हैं ना। तो कंपटीटर में क्या है कि भाई एक व्यक्ति इतने का बोली लगा रहा, दूसरा भी लगाएगा। और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एकाधिकार जमाना है, मतलब मोनोपोली जिसे हम बोलते हैं, तो फिर दूसरी सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं स्थापित होने देनी। अगर सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित नहीं होनी देनी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे। अब इतना देना पड़ेगा जितना ब्रिटेन की सरकार मांगेगी, नहीं तो उन्हें भी चार्टर दे देगी और वो भी क्या करके यहाँ पे जो व्यापार करेंगे। और व्यापार जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर होता है, तो फिर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड कौन करेगा इसकी बात आ जाती है, आपस में युद्ध होने की बात आ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें याद रखनी होंगी कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बहुत उनके कॉम्पिटिटर थे और ये जो था बढ़ाया जाना था उनका, जो उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स, लेकिन वो टैक्स जो है जो ये दे रहे थे वो कम था, भ्रष्टाचार ज्यादा व्याप्त था। लेकिन उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये रेगुलेट मतलब संचालन करना। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, रेगुलेट करने का कहते हैं ना भाई, संचालित करो इसे, रेगुलेट करो, तो सही से रेगुलेट हो, ये इसका था। लेकिन कह क्या रहे हैं कि वो लोगों की जो शिकायत जा रही थी उसके एवज में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ गए आप। अब यहां से आपको लिखना है और आप डालेंगे सबसे पहला टॉपिक और यहां पे लिखेंगे आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और लिखना कैसे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन पूरी नहीं लिखनी, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और वही नोट्स आपको कार्य करेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है
यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु पहला कदम था। एग्जाम में पूछा जाता है, ये यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि पहला कदम कौन सा था, तो आप बता देना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वहाँ 4 दे देगा आपको, कोई सा भी पिट्स इंडिया एक्ट दे देगा और इसी तरीका से। तो पहला कदम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तीसरा लिखेंगे पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक केंद्रीय प्रशासन होना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय प्रशासन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वही होगा जो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हो रहा था। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक राजा दूसरे राजा के प्रति षड्यंत्र कर रहा है, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे कभी भी एक राष्ट्र की जो विचारधारा है वो बनती नहीं है। यानी कि हम एक हैं, इस तरीका का। आपने देखा, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है कि जब बंगाल की रेजिमेंट, यानी कि जो बंगाल की परिषद जो थी, जो बंगाल की सरकार उसे बोलते थे, उसने जब विरोध किया था, वहीं जो बंबई की सरकार थी वो उसका समर्थन कर रही थी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, ऐसी दृष्टिकोण, इस तरह की स्थिति ना आए, उससे बचने के लिए ये जो आपको इस तरह के रिफॉर्म लाने आवश्यक थे। और एक सेंट्रलाइज्ड पावर होनी बहुत जरूरी थी कि एक व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सबको क्या करे, रेगुलेट करे। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसे सुने, अगर डिस्प्यूट है तो उनको रिजॉल्व करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ। इसके उद्देश्य लिखना, चौथा पॉइंट है, इसका उद्देश्य भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा उसके कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि से इंग्लैंड में आक्रोश और ईर्ष्या का माहौल बनने लगा था। जैसे आपको मैंने बताया, भ्रष्टाचार वो कर रहे थे, समझ गए आप? हाँ। और जब वो यहाँ भ्रष्टाचार करके वहां पर अमीर होकर के दिख रहे थे तो क्या कंपटीशन नहीं जगेगा? आप भी खुद देखें, अगर आप कल ही कोई BMW लेकर के अच्छे कपड़ा पहने, अच्छा घर बनाए, अच्छा एकदम, तो आपको जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कार्य अच्छा है या बुरा है, मैं इसका नहीं कह रहा, लोग उसको फॉलो करना प्रारंभ कर देंगे। आज आप सोचिए, IAS का जो दृष्टि क्यों बनना चाहता है कोई भी IAS? मैं आपको एक रियलिटी में आपसे पूछना चाहता हूं, कोई IAS क्यों बनना चाहता है? अगर हम 0.1% एक्सेप्शन छोड़ दें, इस हर तरीका के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो 0.1% है। हमें क्या करना है? ग्रांड एंट्री। हमें IAS का रुतबा चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें एक स्टेटस चाहिए समाज में, समझ गए? और बहुत सारे रीजन है, लेकिन वास्तव में जो IAS बनने का जो मुख्य कारण ये नहीं है कि मुझे जाकर के समाज सेवा करनी। अगर ये कारण है तो फिर IAS बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। समाज सेवा तो हर तरीका से व्यक्ति कर ही सकता है। यहां पर सबसे पहले अपनी सेवा, अपना स्टेटस, अपना रुतबा, ये है, ये सभी के दिमाग में होता है। मैं कोई किसी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, ऐसा, ये सभी के लिए ऐसा है, रियलिटी है ये।
अब आप देखेंगे, लिखेंगे आप रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं, लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं। लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, और इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में यानी कि जो रेगुलेट करती थी, संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था। और आमूलचूल परिवर्तन क्यों करना चाहते थे आप समझ गए। मैंने पूरा आपको जो सत्य है वो मैंने आपको बताया है, जो लॉजिक कहता है, जो यथार्थ है वो मैंने आपको बताया है। राजनीतिक अस्तित्व, हाँ, आमूलचूल परिवर्तन करना था। और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व क्या है, जो कि उसने भारत के अंदर एक एम्पायर खड़ा कर लिया था। राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। और इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया और 1774 में इसे लागू किया गया। क्या अब भी आपको कोई डाउट है? जो ये साम्राज्यवादी चिंतक जो बोलते हैं कि इसमें ब्रिटिश सरकार नहीं थी, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट कौन लेकर के आया था? ये तो संसद से पास हुआ था, तो ये बात झूठी है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि जो राष्ट्रवादी चिंतक है वो किस तरीका से इस पर वार करते हैं। आगे लिखेंगे सेकंड, रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या हैं, लिखेंगे, या मुख्य प्रावधान लिखना है इसे, रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान। ठीक है, हाँ, आप लक्ष्मीकांत मेरे साथ साथ करते हुए चलेंगे। नोट्स जरूर बनाना है, कारण ये है कि इसके बाद में अपडेट लेक्चर यहाँ पर लेकर के आऊंगा, और वो अपडेट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी कि अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि अगर यहाँ ये 80% है या ये 50% है, तो आने वाले टाइम में जो लेक्चर आएंगे वो इनके 50% ही होंगे। यानी कि यहाँ पर भी वो 50% है और यहाँ पर भी वो 40% है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गागर में सागर आपने पढ़ा होगा, गागर में सागर भर देंगे। बस आप ये मत सोच रहे कि ये तो किताब में लिखा है सर, ये आप क्यों लिखा रहे हैं, ये तो अमुक नोट्स में लिखा हुआ है, आप क्यों लिखा रहे हैं। अभी इस वाली बात में मत पड़ जाना, ये दिमाग में आती। देखो आपका जो दिमाग है ना उसका अलग ही खेल है। जब वो किताब देखा गया तो कहेगा नोट्स क्यों बना मैं, जब नोट्स बनाने की बारी कहेगा तो किताब है, वो आपको जाने नहीं देगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने पहले दिन से आपसे बोला है, नोट्स जरूर बनाना है। और नोट्स कैसा बनाना है आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, हाउ टू मेक नोट साइंटिफिकली, उसी तरीका के नोट्स बनाएं। ये अंतिम है, जितनी जल्दी आप कर सकें करें। इसी तरीका के आपको लूज नोट्स बनाने हैं, ताकि मैं जब आपको बताऊं बाद में उसे आप, जैसे मैंने ये अभी आपको लिखाया है, इसके बाद में आप थोड़ा सा जो प्रावधान में लिखाऊंगा वहां से आप थोड़ी सी क्या कर देना है, जगह छोड़ देना है, ताकि जब भी मैं कुछ लेकर के आऊं 1-2 पॉइंट नया कहीं ऐड कराऊं इसमें, तो करना है आपको। समझ गए आप? हाँ, लिखेंगे आप पहला प्रावधान क्या थे। पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी लिख लेंगे, हिंदी में लिखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ, यहां पे 1 को लगाते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया। और डायरेक्टर की संख्या, और डायरेक्टर जो है उनकी संख्या 24 निर्धारित की गई। कितनी? 24। डायरेक्टर कितने हैं? 24। इसमें से 25% यानी कि लगभग 6 सदस्य को, 25% या 6 सदस्य को प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। यानी कि 6 जो है हर बार बदल जाएंगे, प्रति वर्ष 6 बदल जाएंगे, फिर नए 6 आ जाएंगे, ताकि क्या ना हो, क्योंकि अंदर भी क्या है, एक भ्रष्टाचार व्यक्त ना हो जाए, कभी आपस में मिल जाए सारे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। और 1000 पाउंड के हिस्सेदारों
को 1000 पाउंड 1000 पाउंड के हिस्सेदारों को मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो 1000 पाउंड का हिस्सेदार है उसके अंदर, कंपनी के अंदर, उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार दिया गया। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी के प्रशासक को, जो कि कहां का था, बंगाल, को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी के प्रशासक को, यानी कि जो बंगाल का था, अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अंग्रेजी क्षेत्रों का, है ना, जहां पर अंग्रेज थे उनका। और उसको सलाह देने हेतु 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई। यानी कि कार्यकारिणी बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे जो उसको क्या देते थे, सलाह देते थे। ठीक है, कार्यकारिणी ऐसे लिखेंगे, कार्यकारिणी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे इन्हें और शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आप सुनना है, शॉर्ट में बनाना, पूरा नहीं लिखना, वो आप लिख लेंगे फिर, क्योंकि अब आप कोई बच्चे नहीं हैं। आपके पास में तथ्य होने चाहिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए, और आपके पास में अच्छे से शब्द होने चाहिए। अगर आपके पास 2 हैं, एक शब्द आपके पास है, डेटा आपके पास है, भाषा में पकड़ आपका है, तो फिर आपको मार नहीं खाना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखता हुआ चल रहा हूं, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर और उसके अधीन हो गए। यानी कि जो बंगाल वाला था उसी के अधीन मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उसके अधीन कर दिए गए। और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और पार्षद के रूप में सर फिलिप, पार्षद कौन बना था, सर फिलिप फ्रांसिस। एक कौन था, लिखें आप, सर फिलिप आप लिख लेंगे, फिलिप फ्रांसिस नाम है उसका। ये एक सेकेंड, फ्रांसिस ऐसा लिखना है। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस क्वेलरिंग, एक सेकेंड, क्लेवरिंग, वही क्लेवर है, ये चतुर वाला क्लेवर, क्लेवरिंग, मानसन, ये वो पार्षद थे जो 4 थे उसमें, मानसन और बारवेल, समझ गए आप। जो पार्षद बनाई गई थी इनको सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल को, उसमें ये 4 जो लोग थे ये पार्षद थे परिषद में। आप जानते हैं परिषद में जो होते पार्षद बोलते हैं। नाम एक बार और देख लें क्योंकि जरूरी है, प्रश्न आ सकता है। सर फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, इनकी नियुक्ति की गई। यह केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, यह केवल वर्ड पे ध्यान देना है, यह केवल, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो सिफारिश करते थे, और उसकी सिफारिश पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश का जो सम्राट था, ब्रिटिश सरकार उसे बोलेंगे, ही 5 वर्ष पूर्व इसको हटाया जा सकता था। अगर इसे हटाना पड़े तो इसको सम्राट हटाता था, और 5 वर्ष के पूर्व हटाया जा सकता था अगर वो सिफारिश करता है तो। कार्यकाल 5 वर्ष मैंने ऑलरेडी बताया है, और 5 वर्ष से पहले हटाना है तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो सिफारिश करेंगे सम्राट से, यानी कि जो नियुक्त करेगा वो हटाएगा। समझ गए, तो वो हटा सकता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 2 मैंने लिखा दिए हैं आपको, तीसरा लिखेंगे,
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, यानी कि टोटल कितने थे? 4, 1 + 3। और ये अंग्रेज कानून के अनुसार मुकदमे का निर्णय करते थे। अंग्रेजी कानून के अनुसार, यानी कि जो अंग्रेजी कानून थे उनके अनुसार ही मुकदमों का निर्णय करते थे। और इसका क्षेत्र अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। कौन कौन थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय तथा सामान्य विधि के न्यायालय, साम्य न्याय और सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यानी कि सामान्य न्यायालय, दूसरा है सामान्य विधि जिसे हम बोलते हैं सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना, यानी कि आप जानते हैं अगर अभी भी आर्मी के अंदर किसी तरीका का होता तो उनका जो कोर्ट मार्शल अलग तरीका का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है नौसेना विधि के लिए भी यही है। और धार्मिक जो मामले हैं, अगर आप भारत के अंदर देखते हैं तो पर्सनल लॉज पहले थे, लेकिन हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड बिल ला करके उनको कोडिफाई किया गया, लेकिन अन्य जो माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर है उनको नहीं किया गया। तो वहां पर क्या थे कि एक सिविल मैटर होते हैं, एक क्रिमिनल, आज भी आप जानते हैं। तो जो सिविल मैटर है यानी कि जो धार्मिक मामले उसी के अंदर आएंगे, तो उनका जो है जो न्याय करेगा वो भी यही कोर्ट करेगा। जबकि आप आज जानते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका तो कोर्ट करेंगे, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका कौन करेंगे? आपके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जो मुल्ला मौलवी हैं जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। समझ गए आप ये? तो इसके अनुसार ये जो न्यायालय है मैंने आपको इसको बता दिया। उच्चतम न्यायालय 1774 में, उच्चतम न्यायालय कब बना? 1774 में गठित किया गया। और सर एलिजा एम्पे इसका जो पहले जो जज हैं उनका आप नाम देखेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर एलिजा इम्फे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। और 3 कौन कौन से थे? चैम्बर्स, नाम लिख लेंगे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और एक थे हाइड। ये अन्य थे तीनों। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, कलकत्ता में एक, ये मैंने लिखा दिया, चौथा लिखेंगे आप, बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने की से प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि आप जो पहले जो चल रही थी भ्रष्टाचार वो नहीं चलेगा, यानी कि जो निजी व्यापारी हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा जब भी करेंगे। 5वां, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। अभी मैंने अभी आपको जो बताया है वो नियम बना सकती है और अध्यादेश पारित कर सकती है। अध्यादेश आप जानते हैं, हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा इसे भी। यानी कि अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट भी जैसे बोल देता है उसके बाद एक अध्यादेश ला सकते हैं जो कि कानून को के ऊपर होता है, यानी कि कानून से भी ऊपर है, वो अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया। परंतु इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना जरूरी था। समझ गए? इनको भी किसके द्वारा पंजीकृत किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लिखेंगे, कंपनी के प्रत्येक सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी को, या वो मिलिट्री का हो या फिर नॉन मिलिट्री का हो, पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंध करेगा। यानी कि किसी भी तरीका का कोई उपहार, लाभ या फिर कुछ उस टाइप में नहीं लेगा, जैसे महंगी घड़ी या उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, ठीक है, कोई आभूषण इस टाइप का नहीं लेगा, ठीक है, उसका प्रतिबंधित किया गया। 7वां, कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया, है ना। तो इसमें आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? वेतन किसका? कर्मचारी प्लस अधिकारी, ऐसे लिख लेंगे। समझ गए? हाँ, इस अधिनियम में आप आगे लिखेंगे ऐसे,
इस अधिनियम को लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी। इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। आपको पता है इसका, यानी कि ऐसा जिक्र नहीं था पहले, शक्ति तो नहीं थी कि भी आप किसे हटा सकते हैं, किसे, जैसे कि मैंने आपको बताया किंग हटा सकता है, उसको नियंत्रण, वो अंदर क्या कर रहे हैं इसका भी किंग, जब COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसकी शिकायत करेंगे तब ऐसा होगा। उसे अपनी काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। अब वो तो बहुमत तो उन तीनों का, वो तीनों एक मिल जाएंगे तो उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। आपकी लिमिटेशन है ये, आप याद रखेंगे इसे। इससे उनके समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। इससे उसके समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 के इंडिया एक्ट, जो कि इसका संशोधन था, इंडिया एक्ट, जो इसी का संशोधन था 1781 में, एक अनुपूरक कानून बनाया गया, एक अनुपूरक कानून बनाया गया और इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट किया गया, यानी कि बाउंड्री बताई गई कि भाई आप क्या कर सकते हैं, और उसे कलकत्ता के सभी निवासी, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, पर अधिकार दिया गया। और यह भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू हो। समझ गए, पर्सनल लॉ, प्रतिवादी का निजी कानून लागू हो। समझ गए आप, ये बात आप समझ गए हैं। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि क्या इसमें सिर्फ अंग्रेजी जो लोग वहां थे, अंग्रेज थे, उन्हीं पे था, या फिर सिर्फ भारतीयों पर था, अंग्रेजों पर लागू नहीं था। नहीं, ये गलत हो जाएगा विकल्प में अगर आता है, क्योंकि ये दोनों पर ही लागू था, भारतीय हो या फिर वो अंग्रेज हो। अब लिखेंगे इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों, लिखेंगे इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को लक्ष्य बनाया गया था, न कि कंपनी को। समझ गए, कंपनी के अधिकारियों को लक्ष्य बनाया गया था, ना कि कंपनी को। यानी कि जो कंपनी के अंदर जो लोग थे उनको लक्ष्य बनाया गया था, ना कि कंपनी को। ठीक है। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के बीच लगातार तनाव के कारण, अब मैंने आपको बता दिया तनाव क्यों रहेगा, के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। यूरोपीय प्रणाली के आधार पर स्थापित उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता स्पष्ट नहीं की गई थी, जो अभी मैंने बताया कि बाद में वो 1781 में एक्ट लेकर के आए, उसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और लिखेंगे इस अधिनियम के बाद जुडिकेचर एक्ट 1781 जो मैंने अभी बताया वो लेकर के आए, और कुछ फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर के आए थे बाद में, वो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आए थे, और एक डिक्लेरेटरी एक्ट। कौन सा एक्ट है, देखो एक तो मैंने अभी जो आपको बताया है, एक तो है जुडिकेचर एक्ट 1781, चलो आप इसे लिख ही लो। एक तो हो गया ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, एक है जुडिकेटर एक्ट, जुडिकेचर एक्ट, ये 1781। कभी कभी डेट आ जाती है मैच कराने के लिए, इसलिए दिखाई दे रहा हूं। एक है डिक्लेरेटरी एक्ट, ये 88 में आया है। अगर इनको आपको दिए जाए और वो डेट लगाने के लिए आपसे पूछता है तो वो आप लगा देंगे। ठीक है। और जुडिकेचर एक्ट जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 1784 का 1774 का जो एक रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंदर कुछ कमी रह गई थी। उसमें कमी जो मैंने आपको बताया है कि जो परिषद है और जो गवर्नर जनरल है उसके बीच में ही डिस्प्यूट थे, बिना उसके जो वो निर्णय लेगा वो बिना जो उसकी परिषद है उसके वोटिंग के आधार पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिटेशंस है, सीमा जो है, बाउंड्री है, वो क्या कर सकता है वो तय नहीं थी। बहुत सारी ऐसी खामी थी, और जो व्यक्ति थे उनको तो उन्होंने हाईलाइट किया, लेकिन जो वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट है वो कंपनी पर लागू नहीं था, कंपनी की जो बॉडी है उस पर नहीं था।
लेकिन इसी को दूर करने के लिए जुडिकेचर एक्ट 1781 जो मैंने आपको भी बताया है वो आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आप ये पढ़कर के आएंगे, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट, (1784). तो जितना भी आपकी जो लक्ष्मीकांत के अंदर दिया गया है आप उतना पढ़ेंगे, ठीक है, उसे तैयार करके आएंगे। अब मेरे साथ आपको पढ़ करके चलना है एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी आप ले लें, लक्ष्मीकांत, क्योंकि अभी वही है मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, तो वही आप रखें, लक्ष्मीकांत आप ले लें और एनसीईआरटी। वो जब मैं अभी आपको मैं बताता चलूंगा कि अब आगे हम क्या करेंगे, इनकी पिट्स इंडिया एक्ट आएगा तो आप इसे पढ़ेंगे, और इसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट ही नहीं आएगा, आगे आप देखेंगे इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1793 का एक चार्टर अधिनियम है वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, 1813 का चार्टर एक्ट है ये भी मैं पढ़ाऊंगा, 1833 का चार्टर एक्ट है ये भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जितना भी बुक में है वो आप देख लेना, 1853 का चार्टर एक्ट है वो आपको पढ़ाऊंगा, और इनकी खामी भी क्या है, वो सब विशेषता है उनकी क्या है, ये सब। ठीक है, उसके बाद में हम सब आ जाएंगे भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, न्याय और ये सब पर बहुत कुछ मैं यहाँ पर 1935 का एक्ट में आपको पढ़ा दूंगा यहीं पे, 1947 का एक्ट में यहीं पे पढ़ाऊंगा, 1909 का, 1919 का, ये सारा मैं आपको कराऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ करके आएंगे। ठीक है, ये आप एक पूरा चैप्टर आप पढ़ लें सरसरी नजर से, और नोट्स आप बनाने का प्रयास करें, उतना ही कम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा और लिखाता मैं जरूर हूं, क्योंकि मेरा प्रयास आप कुछ तो लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। मैं तो कहता हूं कि 100% जितने लोग देख रहे हैं सबको नोट्स बनाना है, क्योंकि ये एक जल्दी से समझ में नहीं आएगा। जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसकी आपको जो क्वालिटी है और जो इसका ध्येय है ना, वो आपको शायद 2-3 महीना लग जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं नोट्स अभी से बनाते हुए चलें, और वो समझने के लिए आप नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे आपको सही से असर इसका होगा नहीं। क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, मुझे पता है मैं इसे करा दूंगा, मुझे पता है मैं ऐसा करा दूंगा, क्योंकि हम ये बुक आपके साथ में जो मैं बोल रहा हूं कि ये बुक आपके पास होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी आप पढ़ करके आएंगे, तो आपको कम लिखना पड़ेगा। और मैं इसमें से धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे से हम इस तरीका से कराएंगे कि बहुत सारी जो चीज किताबों में है वो आपके ऊपर छोड़ने लगूंगा, क्योंकि शुरू में आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए लेक्चर भी लंबे हैं। और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो आप समझ चुके होंगे। अब जैसे हमने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, अब मैं इन्हें खत्म करा के ही कुछ आगे कराऊंगा, ताकि ये बहुत स्पीड से चले, और आने वाले 1.5-2 महीना में मैं इसे खत्म कर दूं, ये दोनों विषय मैं खत्म कर दूं। और उसके बाद में फिर हम इसी तरीका से जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और इस टाइप के जो विषय है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हम उठा लें, और उनको कराते हुए विद करंट अफेयर, यानी कि उससे बाहर नहीं आएगा, वो हम कराएं। एकदम जो सिद्धांत है ना, कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं, वो हम कराएं आपको, ताकि फिर आपको वो सारा पेरिफेरल समझ में आ जाए। 80-20 का रेशो आपको याद होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्यादा, और लिखेंगे खुद ही, आप लिख लेंगे उसे, इसकी स्पीड कम करके आप लिख लेंगे, मैं जल्दी से पढ़ा दूं, ताकि आप फिर अपने हिसाब से इसे एडजस्ट स्पीड करके आप उसे लिख लें, क्योंकि पढ़ के ऑलरेडी आप आए हैं। जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं लिखा है, बस वो पॉइंट आपको नोट करना है, सारा नोट नहीं करना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा नोट नहीं करना है, जो आपने नहीं लिखा है आप खुद आप किताब से नोट्स बनाना प्रारंभ कर देंगे। अब मेरा कार्य है, मैं एक लेक्चर लेकर कहूंगा कि अब आपका क्या कार्य बचा है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस है, और मॉडर्न हिस्ट्री हम जल्दी खत्म कर देंगे, एकदम 1 महीना में हम खत्म कर देंगे ये, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करना है, आपको कोई भी बुक जो है, राजीव अहीर बुक आप ले लेंगे, और उससे पहले ही नोट्स आप, जो मैं आपको बता दूंगा कल मैं क्या कराने वाला हूं, कौन सा आपको पढ़ करके आना है, और वहां से आपको नोट्स तैयार कर लेना है, और फिर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, और जो आपने वहां नहीं लिखा है बस वो आप लिख लेंगे, वीडियो को एक बार सुन लेंगे। तो पढ़ा और सुना, ठीक है, अब आपको वो याद हो गया। इस तरीका से आपको तैयारी करके चलना है। तो आपको कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सिंगल रुपये भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इस बात का दावा के साथ कह सकता हूं। और कहीं पे भी कोई कितना ही बड़ा मठाधीश हो इससे बाहर नहीं पढ़ाएगा, कितना भी बड़ा मठाधीश हो, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं पढ़ाएगा, सब यहीं पे पढ़ाने वाला हूं। तो आने वाले समय में आप 2-3 महीना में आप मुझसे भी समझने लगेंगे कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है,
और आपको किस तरीका से तैयारी करके चलना है फ्रेंड्स। तो मेरा ध्येय सिर्फ एक है कि कोई भी जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, अगर यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में या कोई भी छोटा एग्जाम भी, तो इस वजह से ना हो कि मेरे पास तो 5 या 6 या 10,000 रुपये नहीं है तो मैं कोचिंग कैसे करूं, और वो देने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। वो ठग जो प्रथा है ना, ये इसे जो है ना मैं विकल्प देना चाहता हूं। मैं आपको उनका एक विकल्प देना चाहता हूं, और उसके बाद भी आपकी मर्जी है, आप पैसा देकर के करना चाहते हैं तो एज यू विश एज यू लाइक, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप क्या करें। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं फ्रेंड्स। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।